24 दिसंबर 1999 लगभग शाम 4 बजे का समय काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़ी फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार थी। इस फ्लाइट में कुल 190 लोग सवार थे, जिनमें 179 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इस विमान को उड़ा रहे थे कैप्टन देवी शरण, फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जागिया। एक आम उड़ान की तरह इस फ्लाइट ने भी उड़ान भरी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। थोड़ी देर बाद विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। केबिन के अंदर यात्रियों और क्रू मेंबर्स को रिफ्रेशमेंट परोसा जा रहा था। लोग आराम से बैठे थे। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसी दौरान मुख्य स्टुवर्ड अनिल शर्मा पायलट्स को रिफ्रेशमेंट देकर वापस लौट रहे थे। तभी अचानक एक नकाबपोश आदमी उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर था और साथ में एक ग्रेनेड। उसने सीधे अनिल शर्मा को रोका और कहा, कॉकपिट का दरवाजा खोलो। वो नकाबपोश कॉकपिट के अंदर पहुंच गया। अंदर मौजूद कैप्टन देवी शरण से कहता है, यह विमान अब हाईजैक हो चुका है। कैप्टन देवी शरण ने इस बात की जानकारी दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक भी पहुंचा दी गई। एक साधारण उड़ान अब एक खतरनाक स्थिति में बदल चुकी थी। हाईजैकर्स ने कैप्टन देवी शरण को साफ आदेश दिया, विमान को पश्चिम की ओर मोड़ो, पाकिस्तान की हवाई सीमा की तरफ। अब विमान पूरी तरह उनके नियंत्रण में था, लेकिन जमीन पर स्थिति उतनी तेजी से संभाली नहीं जा रही थी। स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, लेकिन तब तक विमान के अंदर हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके थे। हाईजैकर्स ने क्रू को आदेश दिया, जो खाना यात्रियों को दिया गया था उसे वापस ले लिया जाए। फिर पुरुष यात्रियों को अलग किया गया, महिलाओं और बच्चों को अलग। कई लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और धमकी दी गई, अगर किसी ने भी विरोध किया तो विस्फोटकों से पूरे विमान को उड़ा दिया जाएगा। लगभग शाम 6 बजे कैप्टन देवी शरण ने भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संदेश भेजा, विमान में अब बहुत कम ईंधन बचा है, 1 घंटे से भी कम का। साथ ही उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को वहां उतरने की अनुमति देने से मना कर दिया है। कैप्टन शरण ने तुरंत अनुरोध किया, पाकिस्तान से बात की जाए, क्योंकि हाईजैकर्स भारत में लैंड नहीं करना चाहते और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे यात्रियों को मार देंगे। इधर पाकिस्तान में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने भी विमान को वहां उतरने की अनुमति दिलाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने साफ मना कर दिया। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने भी विमान को वहां उतरने की अनुमति दिलाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने साफ मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को संभावित रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। स्थिति अब हर मिनट के साथ और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। ईंधन की कमी की वजह से हाईजैकर्स ने कैप्टन देवी शरण को भारत में अमृतसर एयरपोर्ट पर विमान उतारने की अनुमति दे दी। इसके बाद कैप्टन ने भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संदेश भेजा और विमान अमृतसर की ओर उतरने लगा। इस जानकारी को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तक भी पहुंचा दिया गया। लगभग शाम 7 बजे NSG टीम अमृतसर के लिए रवाना होने को तैयार थी, लेकिन उन्हें इंतजार करना पड़ा क्योंकि सरकारी नेगोशिएटर्स समय पर नहीं पहुंच पाए। ये देरी अब भारी पड़ने वाली थी। विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतर चुका था। लैंडिंग के तुरंत बाद कैप्टन देवी शरण ने विमान में तुरंत ईंधन भरने की मांग की, लेकिन हाईजैकर्स ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बात करने से साफ इनकार कर दिया। वक्त बीतता गया और तनाव बढ़ता गया। फिर देरी से गुस्साए हाईजैकर्स ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने यात्रियों सतनाम सिंह और रुपिन कत्याल पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। विमान के अंदर अब डर हकीकत बन चुका था। कैप्टन देवी शरण लगातार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हाईजैकर्स के पास कलाशनिकोव राइफल्स हैं और वे यात्रियों को मारना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने बार बार एक ही बात कही, जितनी जल्दी हो सके विमान में ईंधन भर दिया जाए ताकि और किसी की जान न जाए। उन्होंने बार बार एक ही बात कही, जितनी जल्दी हो सके विमान में ईंधन भर दिया जाए ताकि और किसी की जान न जाए। अमृतसर एयरपोर्ट के रनवे पर इस विमान का उतरना भारत के लिए एक बड़ा मौका था। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने निर्देश दिया, किसी भी कीमत पर विमान को यहीं रोका जाए। पंजाब पुलिस के सशस्त्र जवानों को विमान के आसपास तैनात कर दिया गया, लेकिन विमान के इंजन लगातार चालू रखे गए और विमान रनवे पर ही खड़ा रहा। कुछ देर बाद एक फ्यूल टैंकर विमान के पास लाया गया और उसे साइड में खड़ा कर दिया गया, पर हाईजैकर्स को शक हो गया कि ये रिफ्यूलिंग सिर्फ देरी कराने के लिए है
और फिर उन्होंने तुरंत कैप्टन देवी शरण को आदेश दिया, अभी के अभी विमान उड़ाओ। जैसे ही विमान ने हल्का मूव करना शुरू किया, तुरंत आदेश दिया गया उसे टेक ऑफ करने से रोका जाए। फ्यूल टैंकर को आगे लाकर विमान का रास्ता रोकने की कोशिश की गई, लेकिन स्थिति इतनी नाजुक थी कि विमान उस टैंकर से टकराने से बस कुछ ही दूरी पर बचा। बाद में तत्कालीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रिजेश मिश्रा ने खुलासा किया, सरकार की योजना थी कि उस फ्यूल टैंकर के अंदर एक स्नाइपर छिपाया जाए जो जरूरत पड़ने पर विमान को निष्क्रिय कर सके। लेकिन यही रणनीति उल्टी पड़ गई और एक बड़ा मौका भारत के हाथ से निकल गया। बाद में सामने आई गवाहियों के मुताबिक हाईजैकर्स ने 5 यात्रियों को विमान के आगे वाली सीटों पर बैठा दिया था। उनके हाथ बांध दिए गए थे और फिर एक साफ धमकी दी, अगर विमान तुरंत नहीं उड़ा तो और बंधकों को मार दिया जाएगा। विमान के अंदर हर पल डर और दबाव बढ़ता जा रहा था। कैप्टन देवी शरण के सामने अब एक बेहद मुश्किल फैसला था, या तो इंतजार किया जाए या यात्रियों की जान बचाने के लिए विमान को उड़ाया जाए। इंतजार किया जाए या यात्रियों की जान बचाने के लिए विमान को उड़ाया जाए। बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया ताकि और किसी यात्री की जान न जाए। और फिर बिना किसी आधिकारिक अनुमति के विमान अमृतसर एयरपोर्ट से उड़ गया। उड़ान भरते ही कैप्टन देवी शरण ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संदेश दिया, हम सब मरने वाले हैं। उधर दिल्ली से एनएसजी टीम भी रवाना हुई, लेकिन जब तक वे अमृतसर पहुंची विमान वहां से जा चुका था। अमृतसर से उड़ान भरने के बाद विमान लाहौर की ओर बढ़ रहा था। एक बार फिर पाकिस्तान से लैंडिंग की अनुमति मांगी गई, लेकिन इस बार भी पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, लाहौर एयरपोर्ट की सभी लाइट्स और नेविगेशन सिस्टम तक बंद कर दिए गए ताकि विमान उतर ही ना सके। उधर विमान में ईंधन लगातार कम होता जा रहा था। अमृतसर में रीफ्यूलिंग नहीं हो पाई थी और अब स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। कैप्टन देवी शरण ने गुस्से में कहा, अगर लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली तो उन्हें मजबूरी में क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी। विमान नीचे आने लगा। कैप्टन शरण ने एक सड़क को रनवे समझकर उतरने की कोशिश भी की और तभी आखिरी पल पर पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लाइट्स और नेविगेशन सिस्टम चालू कर दिए। रात लगभग 8 बजे विमान लाहौर एयरपोर्ट पर उतर गया। जैसे ही ये खबर भारत पहुंची, भारत ने तुरंत कदम उठाया। भारतीय उच्चायुक्त जी पार्थ सारथी को इस्लामाबाद से लाहौर भेजने की व्यवस्था की गई और पाकिस्तान से यह भी अनुरोध किया गया कि विमान को वहां से जाने न दिया जाए। लेकिन कुछ ही देर बाद रनवे की लाइट्स फिर से बंद कर दी गईं और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने विमान को चारों ओर से घेर लिया। स्थिति अब और भी पेचीदा हो चुकी थी। कैप्टन देवी शरण ने बाद में बताया था कि हाईजैकर्स कुछ महिलाओं और बच्चों को रिहा करने के लिए तैयार थे, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। उधर भारतीय उच्चायुक्त जी पार्थ सारथी लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इस विमान को लाहौर से उड़ान भरने से रोका जाए। उन्होंने कई बार अनुरोध किया, लेकिन उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और ऊपर से आवागमन में देरी के कारण वे समय पर एयरपोर्ट भी नहीं पहुंच पाए। जब तक वे वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान में रिफ्यूलिंग हो चुकी थी और उसे उड़ान भरने की अनुमति भी दे दी गई। कुछ ही देर बाद लगभग 10:30 बजे विमान ने लाहौर से फिर उड़ान भर ली। लाहौर से उड़ान भरने के बाद हाईजैकर्स ने क्रू को आदेश दिया विमान को काबुल की ओर ले जाया जाए, लेकिन कैप्टन देवी शरण ने साफ कहा कि उस समय काबुल एयरपोर्ट पर रात में लैंडिंग की सुविधा नहीं है। विमान आगे बढ़ता रहा और जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर गया, ज्यादातर खाड़ी देशों ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया ताकि ये विमान कहीं उतर ना सके। आखिरकार विमान को दुबई के अल मिन्हाद एयरबेस पर उतरने की अनुमति मिली और 25 दिसंबर की रात लगभग 1:30 बजे विमान वहां लैंड हुआ। दुबई के अधिकारियों और हाईजैकर्स के बीच बातचीत हुई और विमान में ईंधन भरने के बदले में 27 यात्रियों को रिहा कर दिया गया और 25 साल के रूपिन कत्याल, जिन पर अमृतसर में हमला हुआ था, उनकी मौत हो चुकी थी। उनका शव भी विमान से नीचे उतारा गया। रिहा किए गए यात्रियों में सतनाम सिंह भी शामिल थे, जो हमले में घायल हुए थे। जब विमान दुबई में था, भारत एक रेस्क्यू ऑपरेशन करना चाहता था, लेकिन यूएई के अधिकारियों ने इसकी अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। एक बार फिर भारत के हाथ बंधे हुए थे। स्थिति को थोड़ा और रोकने के लिए एयरपोर्ट पर केटरिंग ट्रक्स भेजे गए ताकि किसी तरह समय मिल सके, लेकिन हाईजैकर्स अब कोई देरी नहीं चाहते थे। उन्होंने कैप्टन देवी शरण पर दबाव बनाया और तुरंत उड़ान भरने का आदेश दे दिया।
हालात इतने तेजी से बदले कि विमान रनवे से उड़ान भरते समय मुश्किल से संतुलन बना पाया और बाल बाल बचते हुए टेक ऑफ कर गया। बाद में कैप्टन देवी शरण ने बताया, वो चाहें तो विमान को क्रैश कर सकते थे ताकि उसे आगे बढ़ने से रोका जा सके, लेकिन विमान में पूरा ईंधन भरा हुआ था और ऐसा करना आग का बड़ा खतरा पैदा कर सकता था और बिना सरकारी अनुमति के वे ऐसा फैसला नहीं ले सकते थे। सुबह लगभग 8:30 बजे विमान अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर उतर गया। उस समय कंधार पर तालिबान का नियंत्रण था। विमान के वहां पहुंचते ही भारत के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। अब हाईजैकर्स से बात करने के लिए तालिबान के जरिए ही संपर्क करना था, लेकिन भारत और तालिबान के बीच पहले से कोई आधिकारिक संपर्क नहीं था और यही बातचीत को और मुश्किल बना रही थी। भारत ने स्थिति संभालने के लिए इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से एक अधिकारी को कंधार भेजा। साथ ही यूनाइटेड नेशंस ने भी अपने नेगोशिएटर्स वहां भेजे ताकि बातचीत में मदद मिल सके। इसी दौरान हथियारों से लैस तालिबानी लड़ाकों ने विमान को चारों तरफ से घेर लिया। तालिबान की तरफ से कहा गया, ये घेराबंदी इसलिए की गई है ताकि हाईजैकर्स यात्रियों को कोई नुकसान न पहुंचाएं। 25 और 26 दिसंबर के बीच भारत के अंदर लगातार बैठकों का दौर चलता रहा। सरकार ये तय करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, लेकिन विमान के अंदर फंसे यात्रियों के लिए हर पल मुश्किल होता जा रहा था। ठंड बढ़ रही थी, इसलिए विमान का इंजन लगातार चालू रखा गया ताकि अंदर रोशनी और गर्माहट बनी रहे। लेकिन यात्रियों की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। उन्हें समय पर खाना नहीं मिल रहा था, पीने के पानी की भी कमी थी और साफ सफाई की सुविधाएं बहुत सीमित थीं। इसके अलावा हाईजैकर्स विमान के पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे और यात्रियों पर अपने विचार थोपने की कोशिश कर रहे थे। उधर भारत सरकार के अंदर भी मतभेद साफ दिखाई दे रहे थे। गृह मंत्री LK आडवाणी का मानना था कि बंधकों के बदले कैदियों को रिहा करना सरकार की छवि पर बुरा असर डालेगा। वहीं विदेश मंत्री जसवंत सिंह का रुख अलग था। वे मानते थे कि तालिबान के साथ बातचीत करना जरूरी है। आखिरकार 27 दिसंबर को भारत सरकार ने एक नेगोशिएशन टीम कंधार भेजी। इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी विवेक काटजू। उनके साथ थे अजीत डोभाल और CD सहाय। अब बातचीत सीधे हाईजैकर्स तक पहुंचने वाली थी। जब भारतीय नेगोशिएटर्स कंधार पहुंचे, उन्होंने देखा विमान चारों तरफ से तालिबान के लड़ाकों से घिरा हुआ था। स्थिति पहले से भी ज्यादा जटिल लग रही थी। बातचीत शुरू हुई, लेकिन कोई खास प्रगति नहीं हो पाई। तालिबान अधिकारियों ने साफ मना कर दिया कि भारतीय स्पेशल फोर्सेज किसी भी तरह का गुप्त ऑपरेशन नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद भी कोई सैन्य कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और फिर किसी भी संभावित कार्रवाई को रोकने के लिए विमान के चारों ओर मिलिट्री टैंक्स तैनात कर दिए गए। अब साफ था, यह सिर्फ बातचीत का मामला नहीं रह गया था। 27 दिसंबर को तालिबान के एक अधिकारी ने स्थानीय अखबार से बात करते हुए कहा, हाईजैकर्स या तो अफगानिस्तान छोड़ दें या अपने हथियार डाल दें। भारत ने इस बयान को एक संकेत के रूप में देखा कि अगर हाईजैकर सरेंडर करते हैं तो तालिबान उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ भारत ने उनकी मांगों पर बातचीत शुरू की। सबसे पहली मांग भारतीय जेल में बंद आतंकी मसूद अजहर की रिहाई। उन्होंने कहा, अगर ये मांग पूरी की जाती है तो वे 10 भारतीय, 5 विदेशी और कुछ अन्य यात्रियों को रिहा कर देंगे। लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सरकार ने साफ कहा, जब तक पूरी शर्तें सामने नहीं रखी जाती और इस हाईजैक का अंत सुनिश्चित नहीं होता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इसी दिन हाईजैकर्स ने अपनी 3 मुख्य मांगें रखीं। पहली, भारत की अलग अलग जेलों में बंद 36 आतंकियों की रिहाई। दूसरी, हुम संगठन के संस्थापक सज्जाद अफगानी के शव की वापसी। और तीसरी, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर नकद। कई दौर की बातचीत के बाद हाईजैकर्स की मांगों में बदलाव आया। अब उनकी मांग घटाकर सिर्फ 3 कैदियों की रिहाई कर दी गई, मसूद अजहर, ओमर शेख और मुश्ताक जरगर। ये तीनों भारत की जेलों में बंद खतरनाक आतंकी थे। अब फैसला आसान नहीं था। 30 दिसंबर को रॉ के प्रमुख AS दुलत ने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से बात की ताकि इन कैदियों को रिहा किया जा सके। फारूक अब्दुल्ला इस फैसले के खिलाफ थे। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके लंबे समय तक गंभीर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार सरकार के दबाव में उन्हें मानना पड़ा। तीनों आतंकियों को रिहा किया गया और उन्हें विमान के जरिए कंधार भेज दिया गया। अब स्थिति एक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। हाईजैकर्स ने सभी बंधकों को विमान से उतरने की अनुमति दे दी। एक एक करके यात्री बाहर निकलने लगे।
7 दिनों का डर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इसी बीच हाईजैकर्स ने अपने हथियार भी तालिबान के हवाले कर दिए। भारत ने तालिबान से साफ कहा कि हाईजैकर्स को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तालिबान ने ना तो हाईजैकर्स को पकड़ा और ना ही उन 3 आतंकियों को जो उन्हें सौंपे गए थे। इसके बजाय उन्हें करीब 10 घंटे का समय दिया गया ताकि वे देश छोड़ सकें, और फिर उन्हें अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया। इस तरह ये हाईजैक खत्म तो हो गया, लेकिन इसके असर बहुत लंबे समय तक महसूस किए गए।